सब के बाद छोटे मोटे कुछ शासक आएंगे, लेकिन एक्चुअल में सबसे पावरफुल कौन होगा? बलवन। और बलवन शुरुआत में मामलिकात के पद पर बैठेगा। और ये जो बलवन था इल्तुतमिश का दास था। इल्तुतमिश नाम सुना? काफी गरीब परिवार से बलवन बिलोंग करता था। इसकी फैमिली काफी गरीब है, लेकिन बलवन एक ताकतवर शासक बनेगा, चीजें सीखेगा, सीखते सीखते बहुत आगे बढ़ेगा। तो ये शुरुआत में इल्तुतमिश का दास और दास से लेकर शासक बनने तक की प्रक्रिया इसकी चली। तो बलवन एक ऐसा व्यक्ति है जिससे आप सीख सकते हो कि कैसे निम्न वर्ग से हम लोग उच्च वर्ग तक जा सकते हैं अगर मेहनत करें। तो बलवन ने ऐसे ही किया, धीरे धीरे अपने पत्ते खेले और मामलिकात मतलब वाइस पीएम एक तरीके से बन गया। लेकिन मुस्लिम वर्ग के ग्रुप ने बलवन का विरोध किया। रेहान ने विद्रोह कर दिया कि बलवन इस गद्दी पे नहीं बैठेगा, ये दास है, दास को अधिकार नहीं है एक शासक के साथ रहने का। तो बलवन को गद्दी से उतरना पड़ा। लेकिन उसके कुछ टाइम बाद ही बलवन ने फिर से लड़ाई लड़ी और रेहान और उसको सपोर्ट करने वाले सबको मार दिया। मतलब जो इसके खिलाफ विद्रोह उठाता उस सबको इसने दबा दिया। और उसके बाद फिर से बलवन मामलिकात के पद पर बैठा और उसके बाद बलवन फिर से शासक बना। 1266 से लेकर 1286, कितना साल? लगभग 20 साल। 1266 से 86 इसके बीच में कुछ शासक आएंगे, ठीक है, नाम के, उनके बारे में जानना नहीं, बस उनका नाम याद रखना कि हाँ ये भाई साहब भी आए थे। रजिया की मृत्यु के बाद बहराम शाह तो बैठेगा ही, उसके बाद एक दो और आएंगे कठपुतली शासक, जिनको उलेमा वर्ग बैठाएगा। फिर उसके बाद जिसके शासन काल में बलवन बैठेगा। लेकिन अगर आप बात करें रजिया सुल्तान के बाद कोई अगर प्रमुख इस गुलाम वंश का शासक है तो वो है बलवन। बलवन सबसे ज़्यादा पावरफुल है। अब बलवन के सामने कुछ चुनौतियां थी। पहली चुनौती राजा का सम्मान। राजा का सम्मान होना बंद हो गया, कोई सम्मान नहीं दे रहा अब राजा को। बोले कहाँ का राजा? उलेमा की मानता है, कठपुतली, सेम ऐसे राहुल गांधी। सम्मान देगा कोई? पीएम बन भी जाएगा उसके बाद भी बोलेगा इधर से आलू निकालो उधर सोना निकलेगा। कोई मानेगा? उस वीडियो को उसके सामने ही चला देगा। चलो ठीक है, मैं किसी का नाम ही नहीं ले रहा, एक इंसान बोला था, अब तो चलेगा, एक इंसान बोला था, ठीक है, मान लिया। तो राजा का सम्मान घटने लगा, पहली बात तो ये। दूसरा, जो 40 वाला दल था उसकी पावर बढ़ गई, ये काफी शक्तिशाली हो गया और राजा से जो इनका मन हो वो मनवा ले। बलवन को लगा मैं कहाँ का शासक। तीसरा, धार्मिक रूप से भी बलवन को देखना था। उलेमा वर्ग ज्यादा शासक ना बने। तो बलवन इन तीन चीजों पे काम करता है और साथ में अपना राजस्व भी बढ़ाना है, आर्थिक ताकत। तो बलवन सबसे पहले काम करेगा राजा के सम्मान पर। और बलवन बोलेगा मैं मामूली खानदान से नहीं हूं, तुम लोग समझ रहे हो मैं दास हूं, मेरे जो वंशज हैं वो ईरान से थे। तो जो नहीं मानेगा तो बलवन के पास एक तलवार रहती थी बिना म्यान की, ठीक है, उसकी गर्दन मुंडी उड़ा देता था, ऐसे मुंडी 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 बनाता चलता, मजा आता था उसको, कितनी मुंडी बनी, फिर उनके साथ कंचे खेलता होगा। तो ये सारी चीजें राजा का सम्मान बढ़ाने के लिए ईरानी परंपरा सिजदा पाबोस, सिजदा समझते हैं, ऐसे जो करते फिर लेट कर, और अगर कमर दिखाई, समझे, तो छोड़ता नहीं था बलवन किसी को। मतलब कोई भी बलवन को पीठ दिखा के नहीं जा सकता, ऐसे झुकते झुकते सलाम करते करते पीछे जाना, समझे, नहीं तो बलवन छोड़ेगा नहीं। तो सिजदा पाबोश, ये सारी ईरानी परंपराएं राजा के सम्मान के लिए। साथ में बलवन ने राजमहल के अंदर कोई भी गुफ्तगू करता था वो बंद करवा दिया। बोले अब कुछ बात नहीं,
हाँ, कुसुर पुसुर जैसे आप लोग करते हो, तो मुझे भी किसी दिन बलवान बनना पड़ता है, बस तलवार नहीं चला सकता। तो यही सेम है, नीतीश पे तो किसी दिन चलानी भी पड़े, क्या पता, ठीक है। तो सिजदा, पाबोस, ये सारी प्रणालियां चली और राजा का सम्मान बलवन ने बढ़ाया और बोला राजा इस पृथ्वी पर अल्लाह की छाया है। सेम ऐसे जैसे अकबर बोले मामूली आदमी नहीं हूं मैं। साथ में एक और त्योहार, नवरोज त्योहार, सुना है इसके बारे में, जिसमें झरोखा दर्शन आपने देखा है, ईद पर सलमान खान ऐसे हाथ हिलाता है। हाँ, तो ये सब क्या है, इसी परंपरा का ऐसा। नवरोज त्योहार में क्या है, राजा चांदी के सिक्के फेंकेगा, सोने के सिक्के फेंकेगा, राजा की वाह वाह होगी, राजा को तोला जाएगा तराजू में सोने के साथ, राजा भगवान है। तो एक तरीके से राजा की ये सारी चीजें वो, और फिर उसके बाद धीरे धीरे उसने इस 40 दल में जितने भी लोग थे उनको मार दिया, इस दल को ही समाप्त किया बलवन ने, क्योंकि ये लोग बहुत पावरफुल थे। जैसे हमारे पीएम के सिक्योरिटी गार्ड, एसपीजी कमांडो सुने पीएम के, तो पीएम के एसपीजी कमांडो बहुत ताकतवर होते हैं। अब कल को उन एसपीजी कमांडो का मन हो जाए कि हम ही शक्ति में आ जाएं, तो सेम ऐसे ही 40 दल का मन हो गया हम ही शक्ति में आ जाए, तो पीएम क्या करेगा, पहले इन एसपीजी कमांडो को खत्म करवाएगा ना, नहीं पावर थोड़ी ना बचेगी। सेम ऐसे ही जैसे पाकिस्तान का पीएम कोशिश करता है कि सेना के कर्नल को उड़वा दो, उड़वा नहीं पाता, सेम ऐसा ही यहाँ हो रहा है। तो बलवन धीरे धीरे करके 2-4 2-4 2-4 एक साथ मारेगा तो सब एक साथ आ जाएंगे, बलवन की पिटाई लगा देंगे। इसलिए बलवन ने 2-4 2-4 करके सारे 40 दल के लोगों को मारा, क्योंकि बलवन को पता था जब तक ये जिंदा है मुझे नहीं जीने देंगे, इसलिए बलवन ने इनको मारना स्टार्ट कर दिया। तो ये 40 दल समाप्त हो और फिर इसका व्यावहारिक रूप से भी समापन कर दिया। एक और समस्या राजनीतिक रूप से जो उठ के आ रही थी वो थी मंगोल आक्रमण। देख रहे थे आप लोग, मंगोलों का आक्रमण हो रहा था पश्चिमी क्षेत्र पर। तो बलवन को एक और समस्या लगी, कैसे मैं राजनीतिक रूप से पश्चिमी क्षेत्र को सुरक्षित करूं। ठीक है, तो पश्चिमी क्षेत्र को राजनीतिक रूप से सुरक्षित करने के लिए बलवन ने पंजाब, साथ में राजस्थान और लाहौर वाले क्षेत्र में अपने शहजादे को यहां पर बैठाया और एक दीवार बनवाई, बहुत बड़ी दीवार। ये दीवार है, समझ लेना, पहाड़ वाली। इस दीवार का मेन पर्पस क्या था, मंगोल अगर अटैक करें तो पहले इस दीवार को उड़ाना पड़े। तो मुल्तान और लाहौर इस क्षेत्र में एक बड़ी दीवार बनवाई। इस दीवार का मेन मकसद यही था कि मंगोल लोग इंटर ना कर सकें दिल्ली के आसपास वाले क्षेत्र, और अपने शहजादे को यहां पे बैठा दिया। तो शुरुआत में वायलेंस तो हुई, तो धीरे धीरे ये सारी चीजें होने लगी। राजनीतिक रूप से बलवन ने पश्चिमी जो अपनी क्षेत्र था उस क्षेत्र को सुरक्षित रखवाने के लिए अपने शहजादे को भेज दिया। मुल्तान में बलवन दीवार बनवाएगा, साथ में बलवन किसानों के लिए भी काम करेगा। लेकिन एक खास बात थी, गरीबों से नफरत थी बलवन को, खुद गरीबी से निकला था, इसलिए बोलता था जब भी किसी गरीब को देखता हूं तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं और हाथ फड़फड़ाता हुआ तलवार की तरफ, और मन करता है उसकी गर्दन काट। तो बलवन बोलता है मैं खैरात में चीजें बांटूंगा, फ्री में चीजें दूंगा, लेकिन मुझे दिख मत जाना, समझे, गरीब आदमी दिख नहीं जाना चाहिए। अगर दिखा तो मेरी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी, मुझे वो दुख बरसा। बड़ी मुश्किल से तो अपना इतना आभा मंडल बनाया कि मैं ईरान का वंशज हूं, बनाया ना बलवन ने, वरना ये तो तुम इसका गुलाम था। इसलिए बलवन ने अपनी कठोर नीति से, इसलिए बोला जाता है बलवन बहुत निरंकुश शासक। निरंकुश मतलब समझते हो, हिटलर टाइप का। तो निरंकुश शासक था बलवन, लेकिन फायदा ये हुआ बलवन के समय शक्तिशाली हो गया दिल्ली सल्तनत। मतलब किसी की हिम्मत नहीं थी राजा के बारे में कुछ बोल जाए, और किसी की हिम्मत नहीं थी बलवन से राजस्व चुरा जाए। अगर चुराया तो एक ही सजा थी, मुंडी कट के दल लगेगी, समझे, कोई और सजा इसके अलावा थी नहीं बलवन की दुनिया में। तो बलवन के सिंहासन के पास ही वो तलवार रहती थी। जब बलवन को गुस्सा आया तो बलवन छोड़ता नहीं था, ठीक है, तो धड़ाम से मुंडी उड़ाता था और फिर एक आध दीवार और बनवा देता। तो ऐसे बलवन का रहा, और बलवन ने गुलाम वंश को काफ़ी शक्तिशाली किया। लेकिन फिर
एक दिन अटैक हुआ, तैमूर मंगोल शासक, और इस अटैक में बलवन का बेटा शहजादा मारा। बलवन बेचारा गम में। आदमी बेशक कितना भी कठोर हो, दिल तो होता है, बलवन के पास भी दिल था। बेटे का गम बलवन नहीं सहन कर पाया, उसी साल बलवन की भी मौत। उसके बाद नाम नाम के आएंगे, कैकुबाद, क्यूबर्स, ठीक है, उनको कौन पीटेगा? खिलजी। खिलजी वाले उनको पीटेंगे, जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी संरक्षक रहेगा, और संरक्षक रह के जो क्यूमर्स बैठेगा उसको एक दिन मुंडी उड़ा देगा, और खिलजी वंश की स्थापना हो। रक्त और लौ की नीति यही है जो अभी बात कर रहे हैं। रक्त का मतलब क्या है? ब्लड, खून, और लौ मतलब मेहनत। तो यही बलवन की रक्त और लौ की नीति है कि बलवन अपने राज्य पर बैठना इसलिए चाहता था कि मैं ताकतवर हूं। और बलवन की एक और खास बात, बलवन ने बोला जब तक मेरा क्षेत्र सुरक्षित नहीं है प्रसार की बात सोचना बेवकूफ। तो बलवन की दो नीति, रक्त और लौह, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, और साथ में बलवन की एक नीति थी प्रसार नहीं करना चाहिए, और ये आपके भी काम आती है ना। जब तक एक बुक समझ ना लो दूसरी बुक की तरफ जाना नहीं चाहिए, और एक्चुअल में उन्हीं का नहीं होता जो ज़्यादा बुक पढ़ता है, असलियत ये भी है, ठीक है। जो एक बुक बार बार पढ़ता है उसका होता है। तो बलवन से सीख लो कुछ। बलवन इतना बड़ा शासक इसीलिए बना, हर शासक की एक खास बात है कि वो अपने एरिया पे ध्यान रखा। जो शासक दूसरे के एरिया पे ध्यान रखा तो अपना एरिया निकल जाता। तो इसलिए हमेशा अपनी चीज़ पे बस ध्यान रखो। आपके नोट्स में कितना लिखा है, बेशक वो 70% हो, उस पर फोकस करो, ठीक है। कट ऑफ इससे ज़्यादा नहीं जाता। तुम्हारा 70% हुआ नहीं, 30% की तरफ भाग लिए, इस चक्कर में 70 मिनट। इसलिए बलवन कभी बोलता था मैं प्रसार की नीति अपनाना बेकार फिजूल वाली बात है, तो प्रसार नहीं करूंगा जब तक मेरा क्षेत्र सुरक्षित नहीं है। अब लिखिए इनके बारे में, ठीक है, समझ आया। अब आप लोगों ने गुलाम वंश का अंत करवा दिया।